हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा आज हम हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000 उसमें फिजिक्स के सेक्शन का चैप्टर नंबर 2 वर्क एनर्जी एंड पावर के असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा स्टूडेंट, इस तरीके के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में भी मैंने कराए थे। ठीक है, एमसीक्यू के सेकेंड पार्ट में यहाँ पे मैं अलग से करा रहा हूँ। ठीक है, किसी बच्चे का कमेंट आया था कि सर अलग से कराए इस क्वेश्चन को। तो फिलहाल 3 से 4 ही क्वेश्चन है, इसमें भी 4-5 क्वेश्चन आई डोंट नो कितने हैं, इसलिए मैंने उसमें एमसीक्यू के सेकंड पार्ट में ही करा दिए थे चैप्टर 1 में। लेकिन आपने कहा है कि अलग से कराओ, तो यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ अलग से कराने की। ठीक है, देखो आसान क्वेश्चन है। पहले अपना कोड पढ़ लेते हैं। लिखा है यूज़ द फॉलोइंग कोड फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। एक क्या है, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, दोनों ही ट्रू हैं असर्शन और रीज़न। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स, दोनों ही फॉल्स हैं। असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू, असर्शन फॉल्स है लेकिन रीज़न ट्रू है, यानी सही है। असर्शन सही है लेकिन रीज़न फॉल्स है। ठीक है, समझ गया ना कोड नंबर। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, असर्शन क्या कह रहा है। अ स्प्रिंग हैज़ पोटेंशियल एनर्जी बोथ व्हेन इट इज़ कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड। कह रहा है एक स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है जब उसको कंप्रेस किया जाए या उसको स्ट्रेच किया जाए। तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, स्प्रिंग पे जब आप फोर्स लगाते हो ना या उस पर वर्क करते हो उसको कंप्रेस या स्ट्रेच कराने के लिए, तो वो जो वर्क होता है ना वही एज अ एनर्जी जाके स्टोर हो जाता है उसमें, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, रीज़न क्या कह रहा है, इन कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग वर्क इज डन ऑन द फोर्स अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स। ये भी सही है, वर्क को रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट करा जाता है। तो ये सही बात है। इसका एक डायग्राम से समझ लो। ऐसे मान लो यहाँ पर आपका स्प्रिंग ऐसे लटका है। ठीक है, तो जब आप अगर स्प्रिंग को खींचने के लिए वर्क इधर के लिए कर रहे हो ना, ठीक है ना, तो इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा जो इसको वापस से इधर ले जाएगा, अगर आप छोड़ देते हो तो वो इस साइड होगा। इसको कहते हैं RF, रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये बिल्कुल सही है कि वर्क को रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, यानी कोड नंबर A हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, सेकंड देखिए क्या है, लिखा है नो वर्क इज डन व्हेन अ कूली कैरीज अ लोड ऑन हिज हेड एंड वॉक्स ऑन अ प्लेटफॉर्म विद यूनिफॉर्म स्पीड। कह रहा है कोई भी काम नहीं होता है जब कुली अपने सर पे एक सामान रख ले, लोड रख ले और प्लेटफॉर्म पे सीधा चले यूनिफॉर्म स्पीड से। तो ये भी सही है। क्यों नहीं होता है वर्क डन, ये भी समझ लो, एक डायग्राम के जरिए समझाता हूँ। ठीक है, देखो कुली जब अपने सर पे सामान रखता है ना तो फोर्स ऊपर की तरफ लगाता है। ठीक है, अब मान लो ये कुली है, ठीक है, लेकिन चलता आगे की ओर है, तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर लग रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू में D इंटू में कॉस थीटा, थीटा की जगह 90 है तो कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो F इंटू में D इंटू में 0, तो आंसर कितना आ गया, 0। यानी साइंस की नज़र में, फिजिक्स की नज़र में कुली कोई भी काम नहीं कर रहा है। अब ये बात जाके कुली को मत कह देना, वरना कुली तुमको कूट देगा। ठीक है, कहेगा हम इतनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, हमारे खून पसीने की कमाई है, और तुम आके कह रहे हो कि फिजिक्स की नज़र में हम काम नहीं कर रहे हैं, ऐसी की तैसी तुम्हारे। ठीक है, वो आपको ये जवाब देगा। ठीक है, लेकिन फिजिक्स की नज़र में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके हिसाब से क्या है कि जो कुली काम कर रहा है वो 0 है। ठीक है, तो यानी आपका असर्शन तो करेक्ट है। सेकंड क्या है, वर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये गलत है। वर्क आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि 20 जूल वर्क हुआ है और ईस्ट डायरेक्शन में हुआ है। स्केलर वेक्टर मतलब क्या होता है, जहाँ पे डायरेक्शन भी बताया जाए। तो वर्क आपका एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वर्क क्या है आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीज़न क्या है, फॉल्स है। देखो असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स, कोड नंबर D हो जाएगा। समझ रहे हो अच्छे से। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। काइनेटिक एनर्जी कह रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन पे डिपेंड करती है। बिल्कुल गलत बात है, देख लो उसी पेज में बता रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है,
हाफ mv² ना, तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ पे डिपेंड करेगी, एक मास पे डिपेंड करेगी और एक वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, ठीक है ना। अब इनडायरेक्टली मास को फोर्स के फॉर्म में लिख दो, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिख दो, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर मोटा मोटा बात किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, मास और वेलोसिटी पर। और यहाँ पे क्या लिखा था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे, तो ये काइनेटिक एनर्जी इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगी। तो असर्शन तो फॉल्स हो गया। अब रीज़न के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है काइनेटिक एनर्जी इज ऑफ 3 फॉर्म, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। कह रहा है काइनेटिक एनर्जी 3 तरीके की होती है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही हो, स्ट्रेट पाथ पे चल रही हो, तो उसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही हो, ठीक है, यानी कोई एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रही हो, तो उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। और कोई एक बॉडी सिर्फ अपनी पोजीशन पे खड़े होके आगे पीछे हो रही हो, यानी एक मीन पोजीशन उसने चुन लिया हो और उसी के अबाउट वो एक बार आगे जाती हो, एक बार पीछे आती हो, फिर अपनी मीन पोजीशन पे आती हो, तो उसको हम कहेंगे कि उसके पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो ये सही है बिल्कुल, ठीक है। रीज़न सही है, असर्शन फॉल्स है, यानी असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। इसमें क्या हो जाएगा, कोड नंबर सी, असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। समझ गए अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखा है, असर्शन क्या लिखा है, देखो लिखा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल एंड अपोजिट टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट अ कंजर्व क्वांटिटी। तो देखो समझना, असर्शन तो यहाँ पर ट्रू है लेकिन रीज़न फॉल्स है। इसका रीज़न देखो ज़रा, हर चीज़ का रीज़न भी तो होता है ना। देखो कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी में जितना चेंज होगा उतना ही चेंज काइनेटिक एनर्जी में भी होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है बेटा। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी है मिशन 3000 की, इसी चैप्टर की, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जब भी आप फ्री फॉल कराते हो बॉडी को, तो शुरू में बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़ीरो होती है। जब बॉडी बीच में आती है कहीं पर, तो इसके पास पोटेंशियल भी होती है और काइनेटिक भी होती है, दोनों एनर्जी होती है। और जब बॉडी ज़मीन से जस्ट टकराने वाली होती है ना, समझ रहे हो ना, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, और इसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। तो अगर पॉइंट ए और पॉइंट सी को अगर कंपेयर करो, तो यहाँ पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वही पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। यानी जो चेंज हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, वो बिल्कुल सेम है मैग्नीट्यूड के हिसाब से। अपोजिट भी है। अपोजिट क्या था, यहाँ पर ऊपर की तरफ है एनर्जी और यहाँ पे नीचे की तरफ है। मतलब अपोजिट का मतलब है सीधे सीधे डायरेक्शन में फ़र्क है। अगर अपोजिट समझ में नहीं आ रहा है तो एक और एग्जांपल के ज़रिए समझ लो। अगर आप गोली चलाओ बेटा, गोली, बंदूक, ठीक है ना, ठीक है ना, तो यहाँ पे लगा होता है स्प्रिंग। जैसे ही आप यहाँ से ट्रिगर करोगे ना, जैसे ही आप इसको दबाओगे, तो ये जब बुलेट बाहर निकलेगी, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, उतने ही इस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर थी और वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी अंदर की साइड है, काइनेटिक एनर्जी बाहर की साइड जा रही है। यानी देखो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। समझ रहे हो। यानी पहला वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। और सेकंड वाला क्या स्टेटमेंट है रीज़न में, मैकेनिकल एनर्जी इज़ नॉट अ कंजर्व क्वांटिटी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व क्वांटिटी नहीं है, तो ये गलत बात है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के हिसाब से अगर आप कोई भी एक जर्नी कर रहे हो ना, तो उसमें हमेशा मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, यानी सेम रहती है, कंजर्व्ड रहती है, बदलती नहीं है। जैसे मैंने आपको अभी एक वो बताया था फ्री फॉल का, जैसे इसी में देख लो, फ्री फॉल का था ना,
ये जो एग्जांपल है ये वाला सिर्फ ये फ्री फॉल का एग्जांपल है। तो फेज़ ए, फेज़ बी, फेज़ सी में जितनी भी टोटल एनर्जी है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगी। यानी टोटल एनर्जी एट ए पर जितनी टोटल एनर्जी है इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल एनर्जी एट सी। समझ रहे हो, ये चीज़ होता है। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या लिखा है असर्शन पे? लिखा है वाटर इज स्लाइटली कूलर एट द बॉटम ऑफ द, अच्छा इसका पहले वो तो दे दो एग्जाम्पल। यानी यहाँ पे क्या होगा, असर्शन ट्रू है बट रीजन क्या है बेटा, फॉल्स है। ठीक है, यानी कोड नंबर डी हो जाएगा। ओके, अब देखो फिफ्थ वाला देखो, लिखा है वाटर इज स्लाइटली कूलर एट द बॉटम ऑफ द वाटरफॉल देन एट द टॉप। वाटर जो है, ठीक है, वो थोड़ा सा ठंडा होता है वाटरफॉल के बॉटम सेक्शन पे टॉप के मुकाबले। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, वाटर जो है वाटरफॉल के जो नीचे का हिस्से का पानी है वो थोड़ा सा गर्म होता है, ठंडा नहीं होता। यहाँ ठंडा कह रहे तो गर्म होता है। वो गर्म क्यों होता है, थोड़ा सा रीज़न समझ लो बेटा, बता देता हूँ। ठीक है, देखो आसान है समझना। ठीक है, मान लो ये झरना है। ठीक है, अब देखो झरने में मान लो जो ऊपर का पानी है, जो यहाँ पर पानी है झरने के ऊपर का, इसके पास है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये कुछ हाइट पर है। ठीक है, इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। जब ये नीचे आना शुरू हो जाएगा ना, यानी जब ये नीचे आने लगेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। यानी पोटेंशियल ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और जब ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो इसके बाद जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी ना, ठीक है, वो एक टाइम पे जाके ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी कहीं निकलनी भी तो चाहिए, तो वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में। समझ रहे हो, यानी ऊपर का पानी जो शुरू में ठंडा था वो नीचे आते आते क्या हो गया, गर्म हो गया। क्यों हो गया, समझ गए ना, क्योंकि पोटेंशियल पहले कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी जैसे ही नीचे आके ज़ीरो हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो हो गई, लेकिन भैया उसके अंदर एनर्जी तो रहेगी ना कुछ, तो वो एनर्जी निकलेगी हीट एनर्जी के फॉर्म में। और हीट एनर्जी के निकलने की वजह से ये पानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे गर्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो यानी असर्शन तो आपका रॉन्ग है, आप कह सकते हो। ठीक है, रीज़न देखते हैं। लिखा है व्हेनेवर मैकेनिकल एनर्जी चेंजेस टू अदर फॉर्म इट इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कह रहा है मैकेनिकल एनर्जी जब भी चेंज होती है अदर फॉर्म में, तो वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी के ही फॉर्म में चेंज होती है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो ये सही बात है। ठीक है, स्टेटमेंट थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है, लेकिन समझो अच्छा स्टेटमेंट है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको हो सकता है, कंफ्यूजन दे सकता है, लेकिन अच्छा स्टेटमेंट है। कह रहा है मैकेनिकल एनर्जी जब भी चेंज होती है, मैकेनिकल एनर्जी में दोनों आ गया, पोटेंशियल और मैकेनिकल दोनों। अब जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगी, यानी सीधे सीधे ये पोटेंशियल एनर्जी की बात करेगी। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ही चेंज होती है, और वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं होती है। यानी सीधा ही ये समझो, कंफ्यूज मत हो। पहला वाला स्टेटमेंट तो समझ में आ गया ना, नीचे का हिस्से का जो पानी होता है वाटरफॉल का वो गर्म होता है, ठंडा नहीं होता है। यानी असर्शन रॉन्ग हो गया, रीज़न आपका ट्रू है। मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही चेंज होती है। क्लियर है, यानी असर्शन फॉल्स है, रीज़न आपका क्या है, ट्रू है। ओके, कोड नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है बेटा, अच्छे से। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।